अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, द कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज चूँकि क्लास 10th की पहली क्लास है और पहला लेक्चर है, तो मैंने ये मुनासिब समझा कि चूँकि जब भी इंसान किसी किताब को पढ़ता है तो उसके नतीजे की तरफ भी उसका ध्यान होना चाहिए कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हमें उस टारगेट की तरफ देखना है जो हम लोगों ने जाकर फाइनल में एनुअल एग्ज़ाम की सूरत में देखना होता है। तो आज जो पहला लेसन है आपका, वो पेपर पैटर्न ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ फेडरल बोर्ड का जो पेपर पैटर्न है वो मैं आपको समझाऊंगा, जिसके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम होता है वो 2 घंटे 30 मिनट, जिसे 2.5 घंटे भी कहते हैं, और टोटल मार्क्स जो इसके होते हैं वो 50 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब इस पेपर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से होती है कि इसमें जो पहला पार्ट होता है जिसको सेक्शन ए कहते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है उसके टोटल मार्क्स हैं 10, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड टाइम है वो 15 मिनट है। अब सबसे पहले हम लोग सेक्शन ए के बारे में बात करते हैं। सेक्शन ए के पेपर में मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट होते हैं लोगों के, और वो ये होता है कि MCQs, ये MCQs आपकी बुक में ब्लैंक्स भी होती हैं, ट्रू फॉल्स भी होते हैं बाज़ औक़ात, और चूज़ द करेक्ट आंसर जिसे MCQs कहते हैं वो भी होते हैं। सबसे पहले इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका सेक्शन ए का जो पेपर होगा वो MCQs पर मुश्तमिल होगा, और उसमें ऑप्शन होंगे, ऑप्शन A B C D, और A B C D पेपर के ऑप्शन में आपने ये देखना होता है कि जब आप यू आर गोइंग टू सॉल्व योर आंसर इन द ऑब्जेक्टिव पेपर, यू मस्ट एक्नॉलेज दैट कि मैंने करेक्ट ऑप्शन को ही टिक करना है। यानी बाज़ औक़ात एनुअल एग्ज़ाम में ये भी देखा गया है, क्योंकि हम लोग पेपर बनाते भी हैं, लेते भी हैं और ड्यूटीज़ लगती हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे फ्लूट का इस्तेमाल करते हैं, लेड पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात बच्चों को उनके इदारों में, इंस्टीट्यूशन में ये भी समझाया जाता है कि आप पहले लेड पेंसिल के साथ उसको सॉल्व करें और बाद में आप उसको नीट कर लें। लेकिन उसमें बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आया है कि लेड पेंसिल के साथ जब स्टूडेंट लिखते हैं तो प्रेशर की वजह से, प्रेशर इतना ज़्यादा डेवलप होता है उस वक्त बच्चों, क्योंकि नया इदारा होता है, नए इन्विजिलेटर्स होते हैं, उनको कभी देखा नहीं होता, तो डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर प्रेशर होता है। तो उस प्रेशर में फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आप उसको लेड पेंसिल से सॉल्व करने के लिए जाते हैं और लेड पेंसिल ही से उसको सॉल्व करते हैं, तो वो जब फेडरल बोर्ड में जाता है तो वो आपका जो पेपर है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो फिर इसका रिज़ल्ट क्या है कि अगर आपके 10 MCQs में से अगर 9 या 10 MCQs भी ठीक हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड वो आपके आंसर्स गलत कंसिडर किए जाते हैं। नंबर 1। नंबर 2, फ्लूइड का इस्तेमाल तो हरगिज़ ना करें, ना कटिंग करें। बस आपने जो लिख लिया है उसी पर रिलाय करें, और कोशिश करें जो ऑप्शन आप लोगों ने सेलेक्ट किया है वो बिल्कुल ठीक हो। आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आएगा आप उसको गौर से पढ़ेंगे और टाइम ज़ाया किए बगैर उन MCQs को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिन MCQs के आंसर्स आपको आते हैं, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक टाइम होता है और स्पेसिफिक टाइम में आपने उसको सॉल्व भी करना होता है और दोबारा उसको 1-2 दफ़ा रिवाइज़ भी करना होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो MCQs आपको आते हैं आप पहले उनको अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद बाज़ औक़ात ये भी देखने में आया है कि MCQs को अटेम्प्ट करते वक्त फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करना, कटिंग नहीं करनी। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी देखने में आया है कि बच्चे स्कॉच टेप को यूज़ करते हैं, और जो ऑप्शन उनका गलत होता है बाद में उनके जहन में आता है कि ये ऑप्शन तो गलत था, मैंने इसको टिक कर दिया या सर्कल कर दिया, तो वो ऑप्शन
आप स्कॉच टेप उसके ऊपर रखते हैं और वो पेज का छोटा सा हिस्सा बाज़ औक़ात तो उसमें होल सा बन जाता है, तो वो काम भी नहीं करना। ये एक बहुत बड़ी हिमाकत होती है, क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर आपका पेपर चेक कर रहा होगा वो आपको एनालिसिस करने में उसका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। वो एक ऑब्जेक्टिव को जब देखता है तो उसे पता चल जाता है कि इसने कहाँ कहाँ कटिंग की है, कहाँ फ्लूट का इस्तेमाल किया है, कहाँ स्कॉच टेप का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये हमाकत नहीं करनी। सबसे बड़ी बात, हम लोग अपनी एकेडमी में जो ऑनरेबल एकेडमी, द कॉन्सेप्ट एकेडमी के नाम से हम वीकली बेस पे बच्चों के टेस्ट इसीलिए लेते हैं ताकि बच्चे इतनी दफ़ा प्रैक्टिस कर लें कि जब एट द एंड उन्होंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के लिए जाना होता है तो वो वीकली के बाद मंथली के बाद हम लोगों का हर 3 महीने के बाद एक सेशन होता है, 3 महीने के बाद 6 महीने के बाद एक सेशन होता है, फिर हमारी रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होती हैं, फिर हम लोग उसमें बच्चों के पहले हाफ बुक का फिर फुल बुक का हम लोग टेस्ट लेते हैं ताकि उसमें जो मिस्टेक्स और एरर्स का जो एलिमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड किया जा सके। आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली जब शुरू में आएंगे तो इस तरह की गलतियां होंगी, इसीलिए कोशिश की गई है कि पहले ही आपको पेपर पैटर्न समझा दिया जाए ताकि आप उन गलतियों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें। तो ऑब्जेक्टिव पेपर को सॉल्व करने का तरीका हम आपको क्लास में भी बताएंगे, समझाएंगे, और आपके जब टेस्ट होंगे, टेस्ट चेक करके वापस देंगे तो फिर भी आपको पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव पेपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब्जेक्टिव है, इसे सेक्शन बी कहते हैं। सेक्शन बी इज कंप्राइज्ड ऑन 24 टोटल मार्क्स। ये 24 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है और यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ होगा और उस नोट में ये लिखा हुआ होगा अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस। और 8 क्वेश्चन का मतलब ये है कि हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, जो कि कितने बन जाएंगे, 24 मार्क्स के। अब इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, 9, 10 एंड 11। इन 11 में से आप लोगों ने सिर्फ 8 पार्ट्स को ही अटेम्प्ट करना है। अब लेट सपोज बाज़ औक़ात बच्चों के दिमाग में ये भी आता है कि मुझे तो पार्ट 1 आता ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आप लोग ये कंसीडर करें कि आपको कौन सा पार्ट बहुत अच्छे तरीके से आता है। फ़र्ज़ करें आपको पार्ट नंबर 8 बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसके हवाले से भी एक बात याद रखें कि जब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए जाएंगे तो कोशिश करें कि जब आप आंसर शीट के ऊपर इसको लिखते हैं तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर या पार्ट नंबर 8 होगा, उस पार्ट नंबर 8 को बहुत बोल्ड करके, क्वेश्चन आप भले ना लिखें, अगर लिखना चाहते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं आप लिखें, लेकिन आप पार्ट नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि पार्ट नंबर अगर आपका ठीक लिखा हुआ होगा तो एग्जामिनर को पेपर चेक करने में आसानी होगी। अब बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कन्फ्यूजन में बच्चे पार्ट नंबर 2 लिखते हैं और क्वेश्चन नंबर 8, 7, 6, 4 का आंसर लिख देते हैं। उस नतीजे में भी फिर आपका जो होता है आंसर वो गलत कंसीडर किया जाता है। अब नेक्स्ट चलेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है, फ़र्ज़ करें यहाँ पर आ गया ड्यूरेंट लाइन। अब आपने ड्यूरेंट लाइन को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज़ ड्यूरेंट लाइन? ड्यूरेंट लाइन क्या है? तो आप फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंगली आपका जो भी पार्ट यानी कि क्वेश्चन लिखा हुआ होता है उसके आगे आपकी मार्किंग स्कीम लिखी हुई होती है, और मार्किंग स्कीम में इस चीज़ को बहुत वाज़े तौर पे क्लियर किया हुआ होता है कि ड्यूरेंट लाइन जब बच्चा लिखेगा तो उसके लिए कौन से पॉइंट्स रिक्वायर्ड होंगे
जिन पॉइंट्स की वजह से वो पूरे मार्क्स ले सकता है। फर्ज करें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ड्यूरेंट लाइन साइन कब हुआ, 1893 में। क्लियर हो गई? ये आपका पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 जो है वो किन दो लोगों के दरमियान साइन हुआ, इसमें हेनरी मॉर्टिमर ड्यूरेंट एंड अमीर अब्दुर्रहमान। Who was the Afghan king on that time? तो 1893 Mortimer Durant और अमीर अब्दुर्रहमान, point number 2. And what is the total length of the Durant line? Total length is 2250 kilometer. ठीक है? It was signed between the India and अफगानिस्तान, क्योंकि 1893 में तो पाकिस्तान बना नहीं था। तो बाज़ औक़ात बच्चे ये भी गलती करते हैं कि ये लिखते हैं कि ड्यूरेंट लाइन वाज साइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नो, उस वक्त पाकिस्तान बना ही नहीं था। इट वाज साइन बिटवीन द सब कॉन्टिनेंट या इंडिया एंड अफगानिस्तान। मॉर्टिमर फॉरेन सेक्रेटरी थे, अमीर अब्दुर्रहमान अफगान किंग थे, एंड इट वाज साइन बिटवीन द बोथ पर्सनैलिटी। तो आपने ये देखना है कि इसका एक नंबर, ये स्कीम मैं बता रहा हूँ, इसका एक नंबर और इसका एक नंबर, ये मिला के कितने नंबर हो गए? 3। अब आपके हर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इसी तरह के पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करना होता है, उन्हीं पॉइंट्स की वजह से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो जब भी आपको इंशाल्लाह हम लोग जब 10th क्लास को शुरू करेंगे, आपको जब शॉर्ट क्वेश्चन लिखवाए जाएंगे या आपको जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है वो लिखवाए जाएंगे, तो आपको उनके मेजर पॉइंट्स बताए जाएंगे कि इनके कौन कौन से मेजर पॉइंट्स होते हैं जिनको लिखने से आपके मार्क्स पूरे आते हैं। क्योंकि पिछले सालों में हम लोगों ने बच्चों की इसी तरीके से तैयारी करवाई और उसका नतीजा फिर ये होता है कि बच्चे 100% मार्क्स लेते हैं। हालांकि बाज़ औक़ात लोगों का ये भी मानना है कि पाकिस्तान स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में बच्चा 100% मार्क्स नहीं ले सकता। उनका ये मानना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस दौर में फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंगली जब भी आप किसी शॉर्ट क्वेश्चन को लिखते हैं तो एग्जामिनर उसको चेक करता है, और एग्जामिनर जब उसको चेक करता है तो फेडरल बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती हैं कि इफ़ यू डिडक्ट द मार्क ऑफ द स्टूडेंट इन द एनी क्वेश्चन तो यू मस्ट गिव द रीज़न। आपने रीज़न देना है कि आप किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स क्यों काट रहे हैं। या तो वो इररिलेवेंट लिखेगा, ठीक है, या वो इनकम्प्लीट लिखेगा, या वो रॉन्ग लिखेगा। इनके एब्रिविएशन होते हैं IR, IC या WA, रॉन्ग अटेम्प्ट। ये जस्टिफिकेशन देनी वहाँ पे ज़रूरी होती है कि इस जस्टिफिकेशन को अगर ना दिया जाए तो टीचर से ये पूछा जा सकता है। जब पेपर चेकिंग के लिए बाज़ औक़ात स्टूडेंट एप्लीकेशन देते हैं कि मैंने अपना पेपर रीचेक करवाना है, तो उसमें एग्जामिनर को जब बुलाया जाता है जिन्होंने आपके पेपर मार्क्स किए हुए होते हैं, तो उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि आप ये बताएं कि इस शॉर्ट क्वेश्चन में आपने बच्चे के मार्क्स क्यों काटे। तो अगर वो ये एब्रिविएशन नहीं लिखेगा तो उसको नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे क्या है। तो आप लोग ये जान लें, ये समझ लें कि जब भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के लिए जाना है तो उनके जो मेजर पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किए हुए हैं, इसका एक नंबर, इसका एक नंबर और इसका भी एक नंबर, तो ये कुल मिला के 3 नंबर। तो हर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैज़ 3 मार्क्स, 3 नंबर होंगे हर क्वेश्चन के, और 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो पार्ट बी या सेक्शन बी जो है आपका वो बनेगा 24 मार्क्स का। आप पार्ट बी या सेक्शन बी के हवाले से आपको सारी जितनी भी मालूमात हैं वो मैंने फराहम कर दी। पार्ट बी में इसमें एक और चीज़ भी आप लोगों ने जहन में रखनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चे जब सेक्शन ए को कंप्लीट करते हैं, बी में आते हैं और बी में वो पूरा लिख देते हैं उसको,
तो वो 8 क्वेश्चन रिक्वायर्ड हैं तो वो 8 ही अटेम्प्ट करते हैं। अब आप लोगों ने, ये आप लोगों के लिए लाजिम नहीं है कि आप 8 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, यू कैन अटेम्प्ट मोर देन 8 क्वेश्चन। उसके लिए ये भी, इसलिए भी ये ज़रूरी है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आप 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो लेट्स सपोज उसमें से 2 क्वेश्चन आपने इनकम्प्लीट लिख दिए जिसमें आपने 2 मार्क्स ले लिए, तो आपके पूरे मार्क्स नहीं आएंगे, यानी कि 24 की बजाय आपके 22 मार्क्स आ जाएंगे, 2 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप मोर देन 8 क्वेश्चन लिखते हैं तो फिर उसका ये फ़ायदा होगा आपको कि अगर आपके 2 क्वेश्चन के 2 मार्क्स आते भी हैं लेकिन आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के 3 मार्क्स पूरे आ जाते हैं, तो आपके जो पिछले 2 क्वेश्चन हैं जिसमें आपने 2 मार्क्स लिए हैं, उन 2 मार्क्स को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि आपके वो 3 मार्क्स जिसमें आपने लिए हैं उसी को कंसिडर किया जाता है। हालांकि फेडरल बोर्ड में तो ये रिक्वायर है कि आप लोगों ने 8 अगर क्वेश्चन पूछे हैं तो 8 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। यू कैन अटेम्प्ट मोर देन 8 क्वेश्चन। कोच अगर आपको 11 आते हैं तो आप 11 पूरे अटेम्प्ट कर लें, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट मैनेज द टाइम। आपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है कि आपने, ये तो आपका टाइम स्पेसिफाई होगा, इसमें तो आपने किसी किस्म की भी कोई गलती नहीं करनी, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव पेपर ले लिया जाता है वो वापस नहीं किया जाता, चाहे आप जो मर्जी कर लें। फिर आपने इसको अटेम्प्ट करते वक्त का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अभी आपका सेक्शन सी जो है, जो कि 16 मार्क्स पर मुश्तमिल होता है, और इसमें जो नोट दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि अटेम्प्ट any 2 long question। तो इसमें आपने 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 8, तो ये कुल जो है वो 16 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 16 मार्क्स का। समझ आ रही है? अब इसमें जो क्वेश्चन लिखा जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 3 ही होगा, पार्ट नहीं होंगे इसमें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। अब आपने इन 3 क्वेश्चंस में से 2 को अटेम्प्ट करना होगा। और इसके हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे जो टेक्स्ट बुक है, इस टेक्स्ट बुक में बाज़ औक़ात कुछ हमारे टॉपिक ऐसे भी हैं, जैसे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उसमें तो पूरी हेडिंग्स दी हुई हैं, वी डोंट रिक्वायर एनी हेडिंग इन 1973। इसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामाइजेशन 1977 टू 1988, जनरल ज़िया उल हक के दौर में जो इस्लामाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया था उसके भी पूरे हेडिंग्स हैं। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे फॉरेन रिलेशन है हमारे, तो पाक चाइना है, पाक इंडिया है, उसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, उसमें 1 2 3 के डिजिट दिए गए हैं, लेकिन उसमें हेडिंग्स नहीं दी गई। अब फेडरल बोर्ड में जो इनकरेज किया जाता है वो उन स्टूडेंट को किया जाता है जो हेडिंग बना के लिखें। हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पाक चाइना, पाक इंडिया या वो टॉपिक जिनमें हेडिंग्स मौजूद नहीं हैं उनकी हेडिंग्स जो है वो हम लोग बनाएंगे इंशाल्लाह। अब जिसमें हेडिंग है तो आप लोगों ने 8 क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है कि हेडिंग देने के लिए अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसकी 10 हेडिंग्स हैं, ठीक है, तो 10 में से आप लोग कोशिश करें पहले तो 10 की 10 हेडिंग्स लिखते हैं, लेकिन अगर आप 10 नहीं भी लिखते तो आप कम से कम 8 हेडिंग्स को लाजमी लिखें। जब आप 8 हेडिंग्स लिखेंगे तो हर हेडिंग का 1 नंबर होगा, यानी कि 1 का 1 मार्क, 2 के 2 मार्क्स। तो आप जितनी हेडिंग लिखेंगे तो इस तरीके से आप लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूरे मार्क्स ले सकते हैं। यानी अगर आपने
10 हेडिंग्स पूरी लिख दी और वो 10 की 10 ही ठीक है, तो आपके 8 मार्क्स पूरे, क्योंकि एग्जामिनर के पास ही और शी हैज़ नो ऑप्शन टू डिडक्ट द मार्क इफ़ यू कंप्लीट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ योर लॉन्ग क्वेश्चन। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जब लिखा जाता है, फर्ज करें यहाँ पर लिखा गया है पाक चाइना रिलेशन, तो पाक चाइना रिलेशन में यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा इफ स्टूडेंट गिव 8 अगर इसमें आपने 8 पॉइंट्स पूरे लिखे तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इसको नहीं लिखते, छोड़ देते हैं, 6 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि जब आपके मार्क्स आएंगे तो उन मार्क्स में आपके 1 या 2 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। तो अगर 8 हेडिंग रिक्वायर्ड हैं, ये मैं पेपर की बात बता रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह की भी दी जाएगी, आप की में भी देखिएगा कि जो भी लॉन्ग क्वेश्चन दिया जाता है, मैंने 9th में भी बच्चों को की दी थी, यानी कि वो की जो फेडरल बोर्ड से हमें दी जाती है व्हेन वी आर गोइंग टू चेक द फेडरल बोर्ड पेपर, तो उसमें जो की रिक्वायरमेंट होती है लॉन्ग क्वेश्चन में वही बता रहा हूँ। उसके आगे ब्रैकेट में लिखे हुए होता है, ये लिखा हुआ होता है कि अगर स्टूडेंट 8 पॉइंट्स पूरे लिखता है तो उसको 8 मार्क्स दें, लेकिन उसके दरमियान मटेरियल भी आप ठीक लिखें, यानी कि जो पॉइंट्स आपने लिखने हैं वो पॉइंट्स पूरे लिखें। बाकी ये पेपर पैटर्न था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग बाकायदा तौर पे अपनी क्लास का आगाज़ करेंगे कि हम लोगों ने कहाँ से पढ़ना है। तो इस पेपर पैटर्न के हवाले से अगर आपको किसी भी बात की समझ नहीं आती तो यू कैन कॉन्टैक्ट द कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑन थ्रू ईमेल, तो हम आपको इंशाल्लाह पूरी तौर पे हम कोशिश करेंगे कि हम आपको सेटिस्फाई करें। शुक्रिया।